नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन का आज हमारा मुख्य विषय होगा रणनीति द्वारा रचित ग्रोवर गांव के देवता। ग्रोवर गांव के देवता एक स्वदेश रचना है। इस कथन की समीक्षा की। समीक्षा करने से पहले हमको इस उपन्यास के मुख्य विषय बिंदु के बारे में जानना होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। रणेंद्र जी ने आखिर इस उपन्यास की रचना क्यों की है, इस पर रणेंद्र जी ने प्रकाश डालते हुए, इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि यह उपन्यास अशोक समझे जाने वाली जनजाति व ग्रोवर गांव के देवता के बीच संघर्ष का जीता जागता दस्तावेज है। अर्थात झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली जो आदिम जनजाति है, जिसे इस उपन्यास में रणेंद्र जी ने अशोक कहा है, अशोक के समान समझे जाने वाली जनजाति तथा ग्लोबल गांव के देवता। इस ग्लोबल गांव के देवता में हम कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य अर्थ है वो क्या है। मुख्य अर्थ है इसमें पुलिस अधिकारी, कृषि अधिकारी, सैन्य अधिकारी, राजनेता, जमींदार, दलाल आदि। प्रिय विद्यार्थी, इन सभी को इस उपन्यास में ग्लोबल गांव के देवता के रूप में संबोधित किया। जो ये सभी अधिकारी इन अशोक समझी जाने वाली जनजातियों का शोषण करते हैं। शोषण कैसे करते हैं? यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है, इन पुलिस अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को यहाँ पर हिंसा करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ग्लोबल गांव में जो देवता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हाँ, इसमें उद्योगपतियों को भी सम्मिलित करेंगे। उद्योगपति ये ग्लोबल गांव के देवता में सम्मिलित किए जाते हैं। यह उद्योगपति इनकी सहायता से इनके निवास क्षेत्र में, जहाँ पर जनजाति निवास करती है, वहाँ पर खनिजों की खोज करता है, सर्वे किया जाता है और खनिज मिलने पर इनको वहाँ से खदेड़ा जाता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारने को तैयार हो जाता है और इस हिंसा के लिए ये जो हमारा प्रशासन है वो भी जिम्मेदार है। प्रशासन इन सैन्य अधिकारियों को करोड़ों रुपए रुपयों को बजट के रूप में, करोड़ों रुपयों का बजट हिंसा के लिए देता है। यहाँ का प्रशासन इन सैन्य अधिकारियों
कि तुम वहां जाओ, है ना, प्रशिक्षण देते हैं हिंसा के लिए, कि तुम वहां पर जाओ और उनको खदेड़ो, हिंसा करो, लोगों को वहां से हटाओ, विस्थापित करो उनको, किसी दूसरी जगह इनका पुनर्वास करो। लेकिन हमारे जो खनिज संसाधन वाला जो क्षेत्र है, भूमि है, वो खाली होनी चाहिए। और इसके लिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग देवता है वो आकाशचारी है। आकाशचारी का मतलब आकाश में भ्रमण करते हुए वहां की भूमि पर नजर बनाए रखते हैं, खोज करते हैं संसाधनों की। खनिज संसाधन मिलने पर इनको वहां से खदेड़ा जाता है जबरदस्ती, और किसी दूसरे स्थान पर विस्थापित होने के लिए, शरण प्राप्त करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ता है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसमें रणेंद्र जी ने इस उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य बताया था कि यह उपन्यास असुर समझी जाने वाली जनजाति और ग्लोबल गांव के देवता के बीच संघर्ष का जीता जागता दस्तावेज। अब प्रश्न होता है कि यहाँ पर असुर समझी जाने वाली जनजाति कौन है? तो असुर समझी जाने वाली जनजाति ये झारखंड राज्य में रहने वाले आदिवासी लोग, जिन्हें इस उपन्यास में असुर के नाम से संबोधित किया। इसके बाद हम अपने मुख्य प्रश्न पर आ जाते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और रणेंद्र जी ने इस उपन्यास के उद्देश्य के बारे में बतलाया कि इस उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो झारखंड के आदिवासी और वनवासियों के रहन सहन, जीवन का, इनके कष्टमय जीवन का, समस्याग्रस्त जीवन का सारांश है। और इसी सारांश को, इनकी समस्याओं को इस उपन्यास में बताया गया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देखते हैं एक करके। उद्देश्य, पहला उद्देश्य है आदिवासियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करना। आदिवासियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करना। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में रणेंद्र जी ने झारखंड के आदिवासियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को बड़े ही सहज रूप में, वास्तविक रूप में चित्रित किया। ये आदिवासी, ये असुर कहलाने वाली जनजाति, असुर कहलाने वाले लोग ये घने जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, खुले आसमान के नीचे निवास करते हैं। ये आधुनिक चकाचौंध से दूर रहते हैं, आधुनिक सभ्यता, आधुनिक समय से बिल्कुल अनभिज्ञ है, आधुनिक सुख सुविधाओं से बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। ये इनका अपना अलग धर्म होता है, अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, इनके स्वयं की कानून है और स्वयं की अदालत है, स्वयं की पंचायत है,
जिसमें अनेक प्रकार के विवादों को सुलझाया जाता है। इस उपन्यास में रणेंद्र जी ने लिविंग टुगेदर अर्थात विवाह के जो नियम है उनको ही बतलाया कि विवाह से पहले लोग पुरुष स्त्री एक साथ रहते हैं। ये अपनी परंपरा को, अपनी भाषा को, अपने धर्म को जीवित बनाए रखें। इन सभी का इस उपन्यास में इनकी संस्कृतियों को रणेंद्र जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया है। ये सांस्कृतिक विशेषता जैसे लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर, धर्म, विवाह, भाषा, न्याय की संस्था, कानून, प्रकृति, पर्वत, वन, इन सभी विशेषताओं को रणेंद्र जी ने फिर असुर कही जाने वाली जनजातियों के माध्यम से इसको चित्रित किया कि अपनी भाषा, संस्कृति, व्यवहार, कानून, रीति रिवाज, परंपरा आदि को जीवित रखने के लिए अपने अपने समाज के नियमों का ये पूर्ण रूप से पालन करते हैं। परंतु ये समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग, ये समाज की मुख्य धारा से बिछड़े हुए लोग, ये समाज के मुख्य धारा से बिछड़े हुए लोग हैं। ग्लोबल काम के देवता इन्हें शरीर सहित निगल जाने को आतुर रहते हैं। इनका शोषण किया जाता है। सरकार ने अनेक योजना इनके लिए चला रखी, लेकिन अशिक्षित होने के कारण ये उन योजनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। परिणाम यह होता है कि ये पिछड़ते चले जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी में देखा जाए तो आदिवासियों की सांस्कृतिक विशेषता है उसका भी बखूबी रूप से चित्रण रणेंद्र जी ने किया है। इनके प्रति जो अत्याचार है, अनाचार है, उसको भी दिखाया है। दूसरी जो विशेषता है इसकी, वो है आदिवासी समाज की समस्याओं को आदिवासी समाज की समस्याओं को चित्रित करना। आदिवासी समाज की समस्या, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आदिवासी समाज है इनकी क्या क्या समस्या है, इस समस्या को भी रणेंद्र जी ने इस उपन्यास के माध्यम से हम सभी के समक्ष उसको प्रस्तुत किया। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के देवता के माध्यम से लेखक ने आदिवासियों की उन सभी समस्याओं को बताया जिनसे आज भी ये जनजाति वाले आदिवासी लोग पीड़ित रहते हैं। एक तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के देवता है जिसमें पुलिस अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है, कृषि अधिकारी है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, जमींदार है, ठेकेदार है, उद्योगपति है, उन सभी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन्हें उन जंगलों से
इनके घरों से खदेड़ने, घरों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के जो देवता हैं वो आकाशचारी है, आकाश में विचरण करते हुए अपने सैटेलाइट की आंखों से खनिज संसाधनों की खोज करते हैं और खनिज संसाधनों की प्राप्ति होने पर इन आदिवासी समुदाय के लोगों को वहां से खदेड़ा जाता है और दूसरे स्थान पर इनको विस्थापित किया जाता है। और जब विस्थापित होते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, किसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो योजनाएं इन तक नहीं पहुँच पाती है और अशिक्षा के कारण ये अंधविश्वासों पर भरोसा कर लेते हैं। चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण इनके जो जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय हैं, आज वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो रणेंद्र जी ने इन सभी समस्याओं को इस उपन्यास में दिखाया है। जैसे कि हम बताते हैं आपको ये समस्या है, जैसे कि अशिक्षा है, अशिक्षा, सड़क है, बिजली है, पानी, कृषि, कृषि भी देखें तो ये वर्षा पर आता है, वर्षा होने पर ही खेती करते हैं। अंधविश्वास, अंधविश्वास पर विश्वास, चिकित्सा व्यवस्था का न होना, ऋणग्रस्तता, बाल विवाह, शराब की बुरी लत आदि। तो ये विद्यार्थियों ये समस्या हमको आदिवासी समाज में देखने को मिलती है। जैसे कि अशिक्षा कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि ये अंधविश्वास पर भरोसा कर लेते हैं। कोई यदि गाँव में बीमार हो जाए तो ये लोग झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। सड़क है, बिजली है, पानी है, इनकी कोई व्यवस्था इन आदिवासी समुदाय के घरों में या घरों के आसपास देखने को नहीं मिलती है। अंधेरे में जीवन व्यतीत करने के लिए ये मजबूर है। पानी भी इनको कोसों दूर से पैदल चल करके लाना पड़ता है। कृषि देखें तो कृषि भी ये वर्षा आधारित करते हैं, वर्षा होने पर ही खेती करते हैं, अन्यथा भुखमरी की नौबत आ जाती है। अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, जैसे वर्षा नहीं होती तो इंद्र भगवान को मनाने के लिए पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। चिकित्सा व्यवस्था करने वाले, चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था इनके आदिवासी इलाकों में देखने को नहीं मिलती है। ऋणग्रस्त रहते हैं। समाज की, आदिवासी समाज की जितनी भी परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं को ये पूर्ण रूप से निभाते हैं और उनको निभाने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप ये सेठ साहूकारों के ऋण के जाल में फंस जाते हैं, उनके चंगुल में आ जाते हैं। बाल विवाह, आदिवासी समुदाय में देखें तो बाल विवाह की एक समस्या है जो प्राय सामान्य रूप से देखने को मिलती है। शराब की बुरी लत, आदिवासी समुदाय के लोग घरों में कच्ची शराब का सेवन करते हैं, जिसके कारण इनकी जो मानसिक हालत है, शारीरिक हालत है, वो बिगड़ती जाती है। तो ये वो सभी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को इसमें दिखलाया गया है। मजदूरी के नाम पर देखें तो नाम मात्र की मजदूरी, ये भी एक समस्या है। नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है।
नाम मात्र की मजदूरी, जो सेठ साहूकार है वो पूरे काम करवाते हैं और नाम मात्र की मजदूरी देते हैं। रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है ना, बेरोजगारी देखने को मिलती है। बेरोजगारी, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। ये सभी समस्याएं जो इस कहानी में हमको देखने को मिलती है और रणेंद्र जी ने इस उपन्यास के माध्यम से ये सभी समस्याएं हमारे सामने सहज रूप में प्रस्तुत की है। इसके बाद देखें दो संस्कृतियों के संघर्ष को स्पष्ट करता है। दो संस्कृतियों के संघर्ष को स्पष्ट करना। दो संस्कृति, प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर दो संस्कृति से मतलब है, एक तो ये अशुभ समझे जाने वाली, अशुभ समझी जाने वाली आदिवासी जनजाति और दूसरा है ग्लोबल काम के देवता। इन दोनों की संस्कृतियों को स्पष्ट करना इसका भी एक मुख्य उद्देश्य है। अशुभ समझे जाने वाली जो जनजाति है अर्थात आदिवासी लोग हैं, ये प्रकृति में खुले आसमान के नीचे पहाड़ों पर घने जंगलों के बीच में रहते हैं। अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को जीवित बनाए रखने के लिए। तो दूसरी ओर ग्लोबल वार्म में जो देवता है, जो पुलिस अधिकारी है, जो सैन्य अधिकारी है, जो कृषि अधिकारी है, जो प्रशासन है, राजनेता है, ये सभी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन आदिवासी समुदाय के लोगों को विस्थापित कर देते हैं, इनका पुनर्वास करते हैं, क्योंकि खनिजों की प्राप्ति होने पर इन दोनों जातियों के मध्य में संघर्ष होता है, इनको खदेड़ा जाता है और खदेड़ने पर इनको अपना स्थान छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। बड़े बड़े कारखाने इनकी भूमियों पर लगाए जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह निकलता है कि वहाँ की जो आदिवासी समुदाय की जो जनजाति है वह भी उस स्थान पर उस स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये भी सरकार से संघर्ष नहीं कर सकते। अशुभ समझे जाने वाले जनजाति, इनकी जो संस्कृति है, जैसे धर्म है, भाषा है, रहन सहन है, परंपरा है, संस्कृति है, पर्वत है, प्रकृति है, विवाह है, देवी देवता है, ये सभी आदिवासी समुदाय की संस्कृति है। जबकि इनकी संस्कृति देखें तो ये लोग अर्थात प्रशासन, पुलिस, सेना, ये लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए
आदिवासियों का शोषण करना, शोषण करते हैं। इन्हें अपना स्थान, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ये इनकी संस्कृति है। इसके बाद जो आता है अगला निबंधन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया रणेंद्र जी के उपन्यास के माध्यम से। वो है राज्य और राष्ट्र की स्थापना, राष्ट्र की स्थापना, राष्ट्र राज्य की स्थापना। प्रिय विद्यार्थियों, रणेंद्र जी ने इस उपन्यास के माध्यम से बतलाया था कि ग्लोबल गांव के देवता ने जिस राज्य की स्थापना की थी वह हिंसा के बल पर की थी, क्योंकि सैन्य अधिकारियों को यहाँ की जो सरकार है वो बड़ी भारी मात्रा में करोड़ों रुपयों का बजट इस हिंसा को करवाने के लिए दिया जाता है। बदले में ये उस गांव के लोगों को वहाँ से खदेड़ते हैं और उनको दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाता है। इनकी जो राष्ट्र राज्य की जो स्थापना है वह हिंसा के आधार पर, हिंसा की ईंट उस राज्य में जुड़ी हुई होती है। अर्थात लोगों को मजबूर किया जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल गांव के जो देवता है उस क्षेत्र में खनिजों की खोज करता है। खनिजों की खोज होने पर, खनिजों की प्राप्ति होने पर उस स्थान को खाली करवाता है। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के नाम पर उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आपको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। इनके साथ धोखा किया जाता है, जिसको भी इस उपन्यास में रणेंद्र जी ने दिखाया। इसके बाद सरकार में प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना, सरकार में प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना, ये भी इनका एक मुख्य उद्देश्य रहा कि आदिवासी समुदाय जो आज अत्याचार, अनाचार, बेरोजगारी, शोषण आदि की समस्या से पीड़ित है, उन समस्याओं को सरकार से अवगत करना और उनका समाधान करवाया जाए। ये भी रणेंद्र जी का एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि आदिवासी समुदाय जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर न तो बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न प्रकाश की व्यवस्था है। मजबूरन उनको अंधेरे में रहने को विवश होना पड़ता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं का इनको लाभ नहीं मिल पाता है। परिणाम स्वरूप इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। समाज की मुख्य धारा में इनको जोड़ने के लिए जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो उन सभी योजनाओं से, स्कीमों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। अशिक्षा की समस्या भी इसमें देखी जाती है कि सरकार व प्रशासन इन आदिवासी समुदाय के लोगों को शिक्षा के पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं कर पाते। गांव में आदिवासी समुदाय के गांव में एक तो संस्थाएं, स्कूल है, परंतु वहाँ पर है कि गरीब बच्चों के लोगों को प्रवेश ही नहीं मिल पाता। पर्याप्त संख्या में पढ़ाने वाले अध्यापक भी नहीं है। तो इन सभी समस्याओं से सरकार और प्रशासन को अवगत कराना भी रणेंद्र जी का मुख्य उद्देश्य है। और सरकार का और प्रशासन का भी उद्देश्य, कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ पर जाएं, वास्तविक स्थिति को देखें और उनको राहत पहुँचाने के लिए उनकी सहायता करें। अगला जो उद्देश्य है, आदिवासियों को अपने अधिकारों से अपने अधिकारों के प्रति
अपने अधिकार से परिचित करना। रणेंद्र जी ने इस उपन्यास में आदिवासी लोगों को अपने अधिकारों से परिचित कराने के लिए भी इस उपन्यास की इन्होंने रचना की थी, क्योंकि आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, एक तो वो कम पढ़े लिखे हैं और कम पढ़े लिखे होने के कारण, साक्षर होने के कारण ये सरकार की जितनी भी कल्याणकारी है, राहत प्रदान करने वाली जो योजनाएं होती है, उन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अशिक्षित होने के कारण ये अंधविश्वासों पर भरोसा करते हैं। खुले आसमान में रहना, कृषि वर्षा पर आधारित होना, ये सभी शिक्षा का अभाव है, कुरीतियां हैं, आदिवासी समाज है, इसमें कई प्रकार के अंधविश्वास पाए जाते हैं। सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका आदिवासी लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इसी कारण ये देवराज इंद्र से लेकर के ग्लोबल वार्म के देवता तक हमेशा शोषण में, अनाचार के प्रति किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठा पाते और उनके शिकार बनते रहते हैं। इनकी समस्याओं के निराकरण में सरकार भी रुचि है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन भी रुचि है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रणेंद्र जी ने इस उपन्यास की रचना की है, क्योंकि सरकार और प्रशासन इनके प्रति बिल्कुल निस्तब्ध है, किसी प्रकार की कोई सहायता इनको नहीं पहुंचाई जाती, जिसके कारण इसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ बने हुए हैं। अगला जो बिंदु है, अगला जो उद्देश्य है, आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना। आदिवासी संस्कृति को बचाना, ये भी इनका एक मुख्य उद्देश्य है, जिसमें लेखक बतलाता है कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है आदिवासियों की संस्कृति को बचाना है। आदिवासियों का अपना जीवन होता है, उसके अपने परिवार है, रीति रिवाज है, समुदाय के नियम है, विवाह के नियम है, इनके अपने लोकगीत होते हैं, भाषा होती है, धर्म होता है, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। उन सबको कैसे बचाएं? उन सबको बचाए रखने के लिए सरकार व प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा आदिवासी समुदाय की विलुप्ति के साथ साथ ये आदिवासी संस्कृति भी इनके साथ साथ मृत्यु के कब्र में समा जाएगी। विवाह, नाता, पुनर्विवाह इत्यादि की अपनी अलग अलग परंपराएं, और अपराधी को दंड देने के लिए आदि कानून होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, विवादों का समाधान किया जाता है, विभिन्न अवसरों पर घोषित है, आतिथ्य सत्कार करने के रिवाज है। अतः लेखक आदिवासियों के सांस्कृतिक मूल्य व परंपराओं का संरक्षण चाहता है, किंतु ऐसा एक व्यक्ति समुदाय के द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए प्रशासन व राजनेताओं को भी, सरकारों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा इनकी संस्कृति के साथ साथ ये आदिवासी भी विलुप्त हो जाए। अगला है आदिवासियों का पुनर्वास करना। आदिवासियों का पुनर्वास, ये भी एक समस्या है इसमें कि आदिवासी लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल वार्म के जो देवता हैं वो घूमन तो स्वाभाविक है। इन आदिवासी समुदाय के क्षेत्रों में ये
भूमि में ये खनिज संसाधनों की खोज करते हैं और खनिज संसाधनों की प्राप्ति होने पर ये इन असो समझे जाने वाली जनजातियों के लोगों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को वहां से खदेड़ा जाता है, उनको विस्थापित किया जाता है, हटाया जाता है उस जगह से, उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी जगह रहने के लिए अर्थात पुनर्वास करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ता है। पुनर्वास के समय विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छ स्थान, ये सभी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते। अतः पुनर्वास की समस्या से अवगत कराने का भी मुख्य उद्देश्य लेखक रणेंद्र का भी रहा है। ये लोग आदिवासियों से उनकी भूमि को जबरदस्ती छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सेना है उस सेना के ऊपर भी करोड़ों रुपयों का बजट यहाँ की सरकार हिंसा करवाने के लिए खर्च करती है। उद्योगपति इनको भारी मात्रा में प्रलोभन देते हैं कि उद्योग धंधे लगेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, इनके साथ छलावा होता है और विस्थापित पुनर्वासित आदिवासियों के समक्ष एक रोजी रोटी रोजगार की जो भयंकर समस्या है बेकार रूप धारण कर लेती है और इस बेकार रूप को रोकने के लिए हमारी सरकार को, प्रशासन को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। इनकी जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखना होगा, उनको पूरा करना होगा। और ये समस्या में केवल हमारे झारखंड राज्य की नहीं है, अभी तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, वहाँ की भी जनजातियों के समक्ष यही समस्या है कि पुनर्वास की समस्या। इस पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए यहाँ की सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, इनके लिए कल्याणकारी योजना चलाई जानी पड़ेगी, अन्यथा ये समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, इनकी जो संस्कृति है वो विलुप्त हो जाएगी। अगला है समाज की मुख्य धारा से समाज की मुख्य धारा से जोड़। रणेंद्र जी ने इस उपन्यास में असो समझे जाने वाले झारखंड के आदिवासी जनजाति जो कि समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल दूर है, हटकर है, अलग है, उस समाज की मुख्य धारा में इनको कैसे वापस लाया जाए, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस उपन्यास की रचना की। इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के मुख्य धारा से हटे हुए, दूर हुए आदिवासी समुदाय के लोगों को वापस समाज के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि ये जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर न तो परिवहन की सुविधा है न ही संचार की सुविधा। अतः कैसे इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और मुख्य धारा में जोड़ने के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा। शिक्षा का अभाव है, लोगों को शिक्षित किया जाए, आदिवासी समुदाय के क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना की जाए, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा समाज की मुख्य धारा से जुड़ने को तैयार नहीं। ये लोग अपने अधिकारों से परिचित नहीं है, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं इनके घरों तक नहीं पहुंच पा रही है, इस कारण ये समाज से बिल्कुल, समाज के मुख्य धारा से, समाज की मुख्य परंपराओं से बिल्कुल दूर हो गए। इनके अधिकार
यहाँ की सरकार प्रशासन को दिलाने होंगे। लेखक का मानना है कि ये लोग जब तक देश की मुख्य धारा में साथ नहीं होंगे, देश की मुख्य धारा के साथ इनको तभी जोड़ा जाएगा, तभी इनका विकास संभव है। अन्यथा ये समाज से भटके हुए आदिम जनजाति के रूप में ये अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और इसके लिए सरकारी व निजी स्तर पर दोनों का प्रयास, दोनों को ही प्रयास करना होगा, तभी ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। इस उपर्युक्त विवेचन के अंतर्गत या इस उद्देश्य का वर्णन करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि रणेंद्र जी ने कई उद्देश्य इस उपन्यास की रचना करते समय अपने सामने रखे होंगे। यहाँ तक कि आदिवासी समुदाय के लोगों की जो जितनी भी समस्याएं होती है, उन सभी समस्याओं को इस ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की रचना करके इन्होंने हम सभी पाठकों के समक्ष, विद्यार्थियों के समक्ष रखा है। और सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है कि आप इनके प्रति जितने भी कल्याणकारी योजनाएं, राहत प्रदान करने वाले कार्य हैं, प्रोग्राम हैं, वो इनके घर तक पहुँचाएं, ताकि ये लोग समाज की मुख्य धारा में फिर से जुड़ सकें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस प्रश्न के विश्लेषण में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हुई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपने जिज्ञासा को प्रस्तुत करें, उस जिज्ञासा को शांत करें। धन्यवाद।